अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का ये जो लेक्चर है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट, इस चैप्टर के ऊपर जो इसका फोर्थ लेक्चर होगा। इसके थर्ड लेक्चर में हमने जो पढ़ा था उसमें स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर यानी फूल की जो शाख है, ये स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में उसके मुख्तलिफ हिस्से, उनके अफ़ाल, उनकी इकाई, उसकी डायग्राम, उसकी साथ, ये सारी चीज़ें पढ़े। जब स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को हमने पढ़ा उसमें हमने देखा कि उसमें जो मुख्तलिफ हिस्से हैं उनमें से दो हिस्से जिसको नर कोट एंडोसियम और मादा कोट गाइनोसियम कहा गया, उन्हें हमने तौलीदी हिस्से कहा था। और जो गाइनोसियम है, नर कोट एंडोसियम है, ये दोनों हिस्से जो तौलीदी हिस्से हैं, इनमें हमको उसको डिटेल में पढ़ना है। पहले जो एंडोसियम है या जिसे हम नर कोट कह रहे हैं, इस एंडोसियम से रिलेटेड तीन क्वेश्चंस यानी तीन सवाल यहाँ पूछे जा सकते हैं, उसके इम्कानात हैं। जिसमें पहला होगा पीएस ऑफ एंथर, दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन यानी जीरादान की आर्जी तराश, जीरे की साख और डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, नर जवाजे का बनना या उसका नमो होना, या जिसे हम डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन कह सकते हैं। लेकिन पोलन ग्रेन उसकी पहली स्टेज पर है, उसका मुकम्मल नशोनुमा जब हो जाएगा तो उसे मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। जब ये पूरा हो जाएगा लेक्चर तो मैं आपको बता दूंगा दोनों में क्या फ़र्क है, और पोलन ग्रेन की डायग्राम पूछी जाती है तब कौन सी बनाना चाहिए, और मेल गैमेटोफाइट की जब डायग्राम पूछी जाती है उसका स्ट्रक्चर पूछा जाता है तब क्या लिखना चाहिए। तो यहाँ हमने जब एंडोसियम को पढ़ा था, हमको बात पता है कि वहाँ हमने इस तरह की उसकी डायग्राम बनाई थी कि उसकी जो इकाई है इसे हमने नर पत्ती या स्टेमेन कहा था। और इस स्टेमेन में ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से को एंथर या जीरेदान कहा गया था। इस जीरेदान की आर्जी तराश की डायग्राम, ये जो शक्ल है ये, या इस पर बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं। दरअसल वैसी ये जो शक्ल है इसको काफ़ी वक्त लगेगा। ये जो हिस्सा जो मैंने छोड़ दिया हूँ इसको भी आपको पूरा मुकम्मल करना है। अगर इसको पूछा जाए, इसकी साख, इसका स्ट्रक्चर या इसकी शक्ल पूछी जाए तो हमको कौन सी चीज़ें याद रखना है। पहले तो हमको ये देखना है कि इसकी आर्जी तराश, मतलब हम इसको इस तरह से ये हिस्से को कट करेंगे और एक स्लाइड में इसको देखेंगे, मुशाहिदा करेंगे खुदबीन के जरिए, माइक्रोस्कोप के जरिए, तो वो कुछ इस तरह से दिखाई दी। जब ये टीएस ऑफ एंथर इस तरह से दिखाई देगा तो हमको कौन सी चीज़ें याद रखना है। यहाँ अगर ये डायग्राम को हम गौर से देखते हैं, इसको बनाते हैं और इसकी जो लेबलिंग है इनको भी अगर याद रखते हैं तो हर एक लेबलिंग का एक एक पॉइंट यानी काफ़ी अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, इसकी वजाहत हो जाएगी। तो टीएस ऑफ एंथर में यानी जीरादान की आर्जी तराश में हमको ये देखना है कि इसमें कौन से पॉइंट्स हो गए, कौन सी चीज़ें होगी। सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ इस तरह की जो डायग्राम बनाई थी, आपने इसके पहले लेक्चर में इसको पढ़ा था कि ये नरकोट की इकाई है जिसको स्टेमेन या नरपत्ती कहा गया था। इसमें ये जो एंथर या जीरादान जिसे हम कह रहे हैं, इसके ये और ये दो लोब हैं, मतलब ये यहाँ से इस जाने वाला एक हिस्सा, यहाँ से इस जाने वाला ये एक हिस्सा, इसको दो लोब्स कहा जाता है। ज़्यादातर बीजा नबातात में या एंजियोस्पर्म में ये दो लोब्स होते हैं, लेकिन कुछ में ये दो नहीं होते, एक सिंगल लोब, एक ही इस तरह का हिस्सा इसमें पाया जाता है। तो इसके लिए कुछ टर्म्स हमको याद रखना है। अगरचे ये जीरेदान एक ही हिस्से पर, एक ही लोब पर अगर मुश्तमिल हो या एक ही लोब से बना हो तो तब उसे
मोनोथेसियस, नोट डाउन कर लेना इसे, क्या कहेंगे इसको, मोनोथेसियस, यानी इसका मतलब ये है इसमें एक लोब, सिंगल लोब, एक लोब इसमें मौजूद है। और अगर इसमें दो लोब्स हो तो तब ये मोनो की जगह डाई लग जाएगा, मतलब डाइथेसियस, यानी यहाँ ये 1 ये 2 इस तरह का कॉन्सेप्ट है, आप इसको याद रखिए, बहुत बार इसको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमको एक चीज याद रखना है कि अगर इसका एक हिस्सा एक लोब हो, एक लोब पर अगर से जीरेदान मुश्तमिल हो या उससे बना हो तो तब हम उसको मोनोथेसियस कहेंगे, और अगर दो हिस्सों से बना हो तो तब उसे डायथेसियस कहेंगे। ज्यादातर मतलब मेजॉरिटी बनबीज नबातात की ऐसी है, ऐसे नबातात जो बनबीज नबातात की जो नबातात है मतलब उनमें ज्यादातर में डायथेसियस पाया जाता है, मतलब दो हिस्सों पर मुश्तमिल जीरेदान मौजूद है। आगे बढ़ते हैं इसके, हम ये देखें कि ये वाला हिस्सा इतना, ये पार्ट, इसे एक हिस्सा या एक लोब कहा गया, ये वाला दूसरा हिस्सा या दूसरा लोब कहा गया, क्योंकि ये जो साथ आपके सामने ये डायथेसियस जीरेदान की है। तो यहाँ हमने ये देखे कि यहाँ पर फिर और उसके अंदर यहाँ ये जो इसके अंदर वाला पार्ट है, ये पार्ट, इसको पोलन चेम्बर, क्या कहें हमने इसको, पोलन चेम्बर, यानी इसमें जीरे तैयार होते हैं और ये खाना है, चेम्बर के माने खाना होता है, तो इसीलिए पोलन यानी जीरे हम कह रहे हैं इसको, तो जीरे यहाँ तैयार होते हैं जिसके अंदर यानी ये इस हिस्से में, इस खाने में जीरे मौजूद होते हैं, जीरे तैयार होते हैं, इसलिए इसको पोलन चेम्बर कहा है। मतलब ये हुआ कि एक लोब में ये दो पोलन चेम्बर, टोटल पोलन चेम्बर यहाँ पे 4 हो गए, मतलब 2 इसके लोब्स हो गई है और हर एक लोब में दो पोलन चेम्बर, यानी ऐसे 4 पोलन चेम्बर। अब इसके आगे इसको डिटेल में देखते हैं। पहले हम यहाँ ये समझ लेते हैं इसको कि ये वाला जो पार्ट है, यानी ये इसका जो कवरिंग है पूरा, इस कवरिंग को एपिडर्मिस, याद रखिए बहुत बार आएगा, ये दो लफ्ज बहुत बार आपको आते रहेंगे, ईपी एंड हाइपो। ईपी के माने ऊपर, हाइपो के माने नीचे की जाने। तो ईपी और डर्म्स, डर्मा के माने स्किन, कवरिंग, गलाफ, बहुत सारे उर्दू में इसके लफ्ज हैं। ईपी के माने ऊपर वाला गिलाफ, हिफाजती गिलाफ। तो ये जो है ये पूरा पार्ट, ये इसका एपिडर्म कहलाएगा, यानी इसकी बैरूनी तह कहलाएगी। वैसे इसको हमने बैरूनी तह, बैरूनी परत नाम दिया, इसलिए इसको बैरूनी परत नाम नहीं दिया गया, क्योंकि ये जो एपिडर्म है, ये एपिडर्म इन 3 तह पर मुश्तमिल है। यानी यहाँ जीरेदान में जो एपिडर्म बना है वो एपिडर्म 3 तह से, या उसकी 3 तह है ऐसा हम कह सकते हैं। तो पहला जो है उसके अंदर ये एंडोथेसियम, बैरूनी परत हम जिसे कह रहे हैं, ये दरमियान वाला मिडल लेयर वाला जो है ये वाला हिस्सा दरमियानी परत कह रहे हैं। ये जो है टपेटम, ये जो रेड कलर में बनाया गया है पोलन चेम्बर के ऊपर वाला जो हिफाजती गिलाफ है उसे टपेटम हम कहते हैं। और ये जो टपेटम है, स्पेशली इस टपेटम का जो काम है, इसमें जो खलियात है, यानी इसको अपन स्पोर मदर सेल कहते हैं या स्पोरोजिनस सेल कहा जाता है। तो ये स्पोर मदर सेल या स्पोरोजिनस सेल जिसे कह रहे हैं, क्योंकि जो जीरे तैयार हो रहे हैं उनको माइक्रोस्पोर कहा जाएगा। तो माइक्रोस्पोर को बनाने वाले खलियात, यानी उनको तैयार करते हैं वो, इसीलिए उनको स्पोर मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल कहा गया। तो ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है तब, और जब ये जीरे बनेंगे और जब तक इसमें से नहीं निकलेंगे तब तक ये जो है ये खलियात इस टपेटम से गिज़ा हासिल करते हैं। इसका सबसे अहम किरदार जो है ये टपेटम का, वो है इन खलियात को, मतलब ये जो स्पोर मदर सेल है इनको गिज़ा फराहम करना, इसीलिए इसको गिज़ाई परत कहा गया है। ये दरमियान वाली खलियात की परत है, ये वाली जो है एंडोथेसियम, ये बाहर वाली परत है। स्पेशली एंडोथेसियम की जो खलियात है ये हाइड्रोस्कोपी जिनको कहलाते हैं, पानी को जज्ब करते हैं, और जब इसमें जब जीरे तैयार होते हैं, इसका जो किरदार है बहुत इंपॉर्टेंट किरदार होता है,
जब इसमें जब जीरे मुकम्मल नशोनुमा पाते हैं और नशोनुमा के बाद जब इस जीरो की जेरगी होना होती है, मतलब इनको जेरगी करना है इस पौधे को, जेरगी के लिए जीरे तैयार है, उस दौरान ये जो हिस्सा है, ये एंडोथेलियम वाला मिडल लेयर वाला ये हिस्सा ये टूट जाता है। इसमें थोड़ी पानी की किल्लत होती है और पानी की किल्लत हो जाने के बाद नेचुरल बेस से ये पौधे सब करते हैं और ये टूटने के बाद ये वाला पार्ट टूट जाता है, यहाँ से धीरे निकल जाते हैं और ये धीरे बाहर आने के बाद फिर किसी जराए से या खुद ब खुद, तो आगे अपन पढ़ेंगे कि खुद जेरगी कैसी होती है और पार जेरगी कैसी होती है, वो जीरे जो है तो किसी या उसी फूल के कलगी पर मुंतकिल होते हैं, उसे हम जेरगी कहते हैं। तो यहाँ जेरगी के दौरान जब जीरो का बाहर निकलना है या एंथर के टूटने का अमल है, उसको फटने का अमल कहा जाता है, डेइसेंस ऑफ एंथर कहते हैं उसको मुख्तसर मैं बता दूंगा आपको। तो वहाँ जो है वहाँ ये एंडोथेलियम्स का बहुत इंपॉर्टेंट किरदार होता है। इस तरह से ये इपिडर्म, इसकी 3 तय याद रखिए, एंडोथेलियम है, मिडल लेयर है, टर्पेटम है, हर एक लेयर का क्या फंक्शन है क्या हाल है मैंने आपको बता दिया। उसके बाद चलिए यहाँ मैंने अभी कहा आपको कि जो कोलन चैम्बर से 4, इस कोलन चैम्बर में ये जो खलियात है, यहाँ नीचे अपने तो स्पोर मदर से बजरा मादरी खलियात या बजरा मादरी खलियात, ये स्पोर मदर सेल, इनमें मियोसिस तकलीदी खली तकसीम होने के बाद जीरे या माइक्रोस्पोरम जिसे कहते हैं वो तैयार होते हैं। वो कैसे होंगे, ये इस डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट वाले क्वेश्चन में हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ हमने ये देखे कि ये एक और एक लेवल है इसमें जिसको कनेक्टिव कहा जा रहा है। जब ये नर पत्ती की साथ तो आपको मैंने पढ़ाया था, उस दौरान ये कहा था कि ये जीरादान है, एंथर जिसे कहते हैं, ये उसका डंठल फिलामेंट है और इसको यहाँ जहाँ जोड़ा जाता है ये जोड़ इसका कनेक्टिव है। तो यहाँ भी हमने उसको लिखा है, यहाँ पर वो नसीजे है जो इसको गिदा फराहम करती है, पानी फराहम करती है। यहाँ पर इस डंठल के जरिए यानी यहाँ उनकी नसीजे जुड़ी है और ये इससे जो है तो गिदा फराहम करती है, पानी फराहम करती है, इसलिए यहाँ जो है ये इसको इस हिस्से को कनेक्टिव कहा जाता है। तो यहाँ टीएस ऑफ एंथर इस सवाल में 2 तरह के सवाल इसमें आ सकते हैं यानी इस टॉपिक के ऊपर। एक आ सकता है इसकी शक्ल, थोड़ा सा शक्ल बनाने में वक्त जाएगा, लेकिन कभी मैंने आपको कहा था कि बोर्ड के नए पैटर्न में ज़्यादातर शक्ल को ऑलरेडी बनाकर डाल दिया जाता है और 4 कोई लेवल जो इसमें की मिसिंग होते हैं और वो लेवल आपको देना होते हैं, या तो फिर इसके साथ इसका स्ट्रक्चर ये टीएस ऑफ एंथर पूरा डिटेल में इसको लिखने के लिए पूछा जा सकता है। तो अगर मैंने अभी आपको कहा कि इसकी शक्ल पूछी जाए, ये पूरी मुकम्मल ये जो हिस्सा बचा है ये इस तरह से ये खलियात को आप लोगों ने बना लेना और ये टीएस ऑफ एंथर जो है ये वाली ये शक्ल आपको बनाना होगी। और पूरा अगर स्ट्रक्चर पूछा जाए मैंने आपको कहा तो उसमें ये सब चीज़ें लिखना है। सबसे पहले लिखना है आपको कि ये एंथर क्या है, इसमें जीरे तैयार होते हैं इसलिए इसको जीरादान कहते हैं। उसके बाद में हमको ये लिखना है कि मोनोथेसियस क्या होता है, यानी अगर वो एक हिस्से पर मुश्तमिल हो उसे मोनोथियस कहा जाएगा, अगर वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल हो तो डायथियस कहा जाएगा। फिर इसके 2 हिस्सों में और ये चैम्बर है जिसको कोलन चैम्बर कहा जाएगा, इसके ऊपर जो हिफाजती गिलाफ है उसको इपिडर्म कहते हैं। और फिर उसकी 3 लेयर्स, वो 3 लेयर के सबके नाम, उनका फंक्शन, कनेक्टिव क्या है, कोर मदर सेल क्या है, इस तरह से ये पूरा अगर हर एक लेवल का अगर एक पॉइंट लिखते हैं तो बहुत सारा काफ़ी हो जाता है। इस तरह से टीएस ऑफ एंथर ये टॉपिक्स, अगर कोई डाउट हो तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हो। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है कि ये टीएस ऑफ एंथर में ये एक शक्ल और इससे रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स। कुछ बच्चों ने एक मैसेज डाले थे कि ये जो चैप्टर है इसकी नोट्स हमें चाहिए, तो ऑलरेडी जो आपके सीनियर्स हैं इसका बहुत सारा पार्ट्स पुराने सिलेबस में था, कुछ नए जो चेंजेस है उसको मैं आपको बता दूंगा। अगर उनके पास मिल जाते हैं तो आप वो नोट्स ले लीजिए, वरना मैं ये चैप्टर खत्म होने के बाद पीडीएफ की शक्ल में इसको कोशिश करते हैं इसको डालने की। लेकिन उससे पहले आपको ये करना है कि जो पढ़ाया जा रहा है इस लेक्चर को देखकर, ये जो सारे पॉइंट्स देखकर, शक्ल बनाकर अपने खुद के नोट्स आप बनाइए ताकि आपको पढ़ने में आसान हो जाएगा। और जब आप खुद बनाएंगे तो यकीनन वो पूरे आपको याद रहेंगे। तो ये पहला इसमें का टॉपिक यानी एंडोसियम से रिलेटेड टीएस ऑफ एंथर, ये इस तरह का आपको याद रखना है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन जीरे के साथ बहुत बार इसकी भी शक्ल पूछी जाती है, इस पर भी जो है तो क्वेश्चन आते हैं, वो क्या होंगे, किस तरह के होंगे हम समझते हैं। ये डायग्राम
आप लोग बना लीजिए। देखिए दूसरा सवाल जिसको हम जीरे की साख कह रहे हैं, पोलन ग्रेन इसमें कुछ बातें आपको याद रखना है। पहले एक शक्ल बनाते हैं, फिर उसको डिटेल में जाते हैं। इस जीरे से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है। जो बनबी नबातात का जो जीरा है वो एक पॉइंट आपको याद रखना है, वो सिंगल सेल वाला होगा, यानी एक फरिए वाला होगा। उसके बाद दूसरी चीज आपको याद रखना है, इसमें एक मरकज़ा होगा, सिंगल न्यूक्लियस होगा, दूसरा पॉइंट याद रखना होगा। तीसरा आपको याद रखना है कि ये हैप्लॉइड, यानी जिसे एन से डिनोट किया जाता है। ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्या है आप लोगों को पता है, फिर मुख्तसरन इसको यहाँ पे बता देता हूँ। क्रोमोसोम, ये एन मतलब फॉर सेट, आपने कहीं ना कहीं 10th क्लास में सेट एक मैथमेटिक्स में चैप्टर पढ़ा है, और उसमें आपको पता है किसी एक मखसूस चीज़ों का जो ग्रुप है उसको हम सेट कहते हैं। तो यहाँ इसका जो रिलेशन है ये एन का, ये क्रोमोसोम्स के सेट से है, यानी क्रोमोसोम का एक ग्रुप अगर मौजूद हो तो ये एन, इसको हैप्लॉइड कहेंगे। अगर दो है, दो सेट मौजूद है, जाहिर सी बात है इसको डिप्लॉइड कहेंगे। तीन है, इसको ट्रिप्लॉइड कहेंगे। इस तरह से टेट्राप्लॉइड वगैरह वगैरह, पॉलीप्लॉइड। तो यहाँ ये किस तरह से है, एक ऑलरेडी क्रोमोसोमल बेसिस वाला जो चैप्टर है वो इधर मर्ज हुआ, तो उसके साथ में इसको पढ़ा दूंगा आपको डिटेल में। लेकिन यहाँ आपको ये याद रखना है, ये 3 तक याद रखना है, क्योंकि ये 3 इसी चैप्टर में आएगी। एन अगर है तो हैप्लॉइड है, 2n अगर है तो डिप्लॉइड है, 3n अगर है तो ट्रिप्लॉइड है। तो यहाँ ये पोलन ग्रेन या जीरा एक फली होगा, एक मरकज वाला होगा और हैप्लॉइड होगा, यानी उसमें क्रोमोसोम का एक सेट होगा, इतना याद रखना है। अब उसके बाद हमको नेक्स्ट इसकी जो डायग्राम है, इसकी जो शक्ल है उसको याद रखना है। इसकी डायग्राम में हमको कौन सी चीज़ें याद रखना है, कैसे इसको बनाना है, बहुत आसान है ये। सबसे पहले आपको ये चीज़ याद रखना होगी, इसका ये दरम्यान ये मरकज है, उसके ऊपर ये 2 हिफाजती ग्लास, ये एक हिफाजती ग्लास, उसके बाद में दूसरा हिफाजती ग्लास। ये बाहर वाला जो हिफाजती ग्लास है ये कुछ जगह ब्रेक वाला है, टूटा हुआ है, मुकम्मल नहीं है, गैर मुकम्मल। ऐसे कुछ मकामात पर जो है ये इस तरह से ब्रेकिंग है, कहीं पर मुकम्मल नहीं है, कुछ जगह पर होता है। तो पहली बात, अब ये इसके ऊपर जो हिफाजती ग्लास है इसके बारे में याद रखना है। वैसे पोलन ग्रेन को माइक्रोस्पोर भी कहा जाता है, तो इसके ऊपर का जो हिफाजती ग्लास हो तो हम उसको हिफाजती ग्लास कहेंगे। इसको एक टर्म इस्तेमाल होती है, याद रखिए, उसको स्पोरोडर्म। अभी मैंने आपको बताया डर्म जो है ये हिफाजती ग्लास के लिए, कवरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब स्पोर माइक्रोस्पोर है उसके ऊपर है, इसलिए इसको स्पोरोडर्म कहा गया। इसकी ये 2 तह है यहाँ पर, ये बाहर वाली तह, ये इसके अंदर वाली तह। ये बाहर वाली जो तह है इसको एक्साइन कहेंगे, और ये जो है इसको एंटाइन कहेंगे। याद रखिए दोनों नाम, एक्साइन और एंटाइन। उर्दू में आपको अगर लिखना है तो उसको बैरूनी और अंदरूनी तह ऐसे लिख सकते हैं। ये जो एक्साइन है ये एक स्पेशल किस्म के कीमे मादे से बना है, स्पोरोपोलिनेन उसको ऐसा कहा जाता है। और एंटाइन जो है, एंटाइन सेलुलोज और पेक्टिन से बना है। स्पेशली जो एक्साइन है, कभी कभी इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, ये नॉन डिग्रेडेबल है। क्या होता है ये डिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल?
एक आखिर में जो क्वेश्चन आएगा माहौलियात वाला, उसमें हमको पढ़ने को मिलेगा यानी ऐसी चीज़ें, ऐसी अशिया जिसका खुद जानदार तज्जिया करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं, उसको तोड़ते हैं, उसको खत्म करते हैं, उसका खात्मा हो जाता है। अगर वो है तो उनको डिग्रेडेबल कहा जाता है, बायो डिग्रेडेबल। और अगर से उनका तज्जिया नहीं होता है उनको नॉन डिग्रेडेबल कहा जाता है। मतलब ये एंजाइम नॉन डिग्रेडेबल, जल्दी उसका खात्मा नहीं होता है। चलिए बाद में भी हम उसको पढ़ते हैं। यहाँ सिर्फ आपको याद रखना है कि ये दोनों को मिलाकर हम उसको स्पोरोडर्म कह रहे हैं। बैरूनी जो ग्लाफ है उसको एंजाइम कहा जाएगा, अंदरूनी जो ग्लाफ है इसको एंजाइम कहा जाएगा, और ये जो है इसका, ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, मैंने कहा कि आपको न्यूक्लियस इसका क्या होगा, ये हैप्लॉइड होगा, n नंबर होगा। अब और कुछ चीजें इससे रिलेटेड याद रखिए। इसका ये जो एग्जाइन है, ये एग्जाइन कुछ पौधों में इस तरह से होगा जो एकदम स्मूथ है, लेकिन कुछ पौधों में ये कांटेदार या किसी तरह का खुरदरा या इस पर ऐसे कुछ शौकें मौजूद होगी। ऐसा इसलिए है कि जिन पौधों में ज़ेरगी का अमल खुद ज़ेरगी होगा, हवा के जरिए होगा, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अगर उसके ज़ेरगी के जराए है तो ज़ेरगी अगर होती है या पार ज़ेरगी अगर होती है और उसकी जो ज़ेरगी के जराए अगर वो गैर हयाती है, अबायोटिक है, तो तब उसमें ये ऊपर का हिफाजती ग्लास जिसे हम एग्जाइन कह रहे हैं, ये एग्जाइन स्मूथ होगा। और अगरचे ये जो ज़ेरगी है ये हयाती जरियों से होती है, बायोटिक जरिए से होती है, जैसे कीड़े मकोड़े हैं, परिंदे हैं, इनके जरिए अगर होती है, वो हम इसके बाद लेक्चर में उसको डिटेल में पढ़ेंगे कैसे होती है, उसे क्या कहा जाता है। तो ये जो इसका हिफाजती ग्लाफ है कांटेदार होगा, उससे उसके पीछे वजह ये है, रीज़न ये है कि ये कांटेदार होने से या इस पर शोके पाए जाने से या ये खुरदरा होने से उस जानदार के जिसके जरिए ज़ेरगी हो रही है, उस जानदार के जिस्म से, उस जानदार की बॉडी से ये आसानी से चिपक जाएगा और फिर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने में आसानी हो जाएगी, उसको कैरी करने में आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन या जीरे की साख्त अगर पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा डिटेल इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत से बार बहुत 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें आ सकता है। कभी डायग्राम इसमें पूछी जा सकती है, ये डायग्राम में 3 लेवल आप इसके दे सकते हैं। यहाँ पर पहली बात आपको याद रखना है कि जो जीरा है, पोलन ग्रेन है, इसके बारे में कुछ हम शुरू के इब्तदाई पॉइंट्स याद रखिए। ये एक कली होगा, एक मरकजी होगा और हैप्लॉइड होगा, मतलब इसमें क्रोमोसोम का एक सेट होगा। क्योंकि ये जो तैयार होता है, मैंने अभी आपको इससे पहले जीरेदान की आज़ तराश पढ़ाया, उसमें बताया कि स्पोर मदर सेल जो है, आगे अपन इसमें पढ़ने वाले ये टॉपिक के अंदर, तो स्पोर मदर सेल में मियोसिस कली तकसीम होकर, यानी तकलीदी कली तकसीम होकर ये जीरे तैयार होते हैं। और हमको ये बात पता है कि तकलीदी कली तकसीम में क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, यानी क्रोमोसोम के 2 सेट में से एक सेट रह जाता है। तो इसीलिए ये जो जीरे है ये जीरो में n नंबर क्रोमोसोम, मतलब ये हैप्लॉइड है। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर हिफाजती ग्लाफ याद रखना है, उसको एग्जाइन कहेंगे, अंदरूनी ग्लाफ को एंटाइन कहेंगे, बैरूनी ग्लाफ का काम इसका हिफाजत करना है। ये कैसे बना है, मैंने आपको बताया कि ये स्पोरुलिन से बना है, ये सेल्यूलोज से बना है एंटाइन, और ये जो है ये जिस पौधों में ज़ेरगी का अमल कीड़े मकोड़ों के जरिए, परिंदों के जरिए, मतलब हयाती जरिए से होगा, उसमें ये खुरदरा होगा, बाकी पौधों के अंदर जो है ये स्मूथ होगा। इस तरह से जीरे की साख अगर पूछी जाती है, ये एक डायग्राम और इससे रिलेटेड ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना होंगे। उसके बाद में देखिए कि डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, ये क्वेश्चन है, इसको डिटेल में हम देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट में आपको किस तरह से इसको याद रखना है। एक डायग्राम यहाँ मैं ड्रॉ करता हूँ, आप लोगों ने भी इसको ड्रॉ कर लेना। अगर ये डायग्राम याद रहती है तो साथ ही साथ उसका एक्सप्लेनेशन लिखना आपको बहुत आसान हो जाएगा। अभी जीरेदान की आज़ तराश में हमने आपको ये बताया था कि पोलन चैम्बर में, यानी जीरा खाना में जो कलियात है उनको हमने स्पोर मदर सेल ये कहा था। जीरो को माइक्रोस्पोर भी कहा जाता है, इसलिए इन्हें माइक्रोस्पोर मदर सेल, क्या कहेंगे इसको, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इन माइक्रोस्पोर मदर सेल में इसके बारे में कुछ चीज़ें याद रख दीजिए। ये खास तौर से स्पेशली
ये 2n हो गए, मतलब इसमें क्रोमोसोम के 2 सेट हो गए। इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में, या स्पोर मदर सेल जिसे कह रहे हैं, इसमें मियोसिस तकलीली खली तकसीम होगी, और हमको पता है कि जब मियोसिस खली तकसीम होती है उसमें 1 से 4 खलियात बनते हैं, और माइटोसिस में यानी मसावी खली तकसीम में 1 से 2 खलियात बनते हैं। याद रखिए इसको, 11th क्लास में ये हो चुका आपका। इस मियोसिस के जरिए ये माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होगा, तब दूसरी एक चीज हमको याद रखना है कि यहाँ क्रोमोसोम के जो नंबर है ये हाफ हो जाते हैं, यानी क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। तो पहली बार जब मियोसिस खली तकसीम होगी तो यहाँ इस तरह से 4 खलियात तैयार होगी, और ये जो 4 खलियात हैं, इन 4 खलियात को माइक्रोस्पोर, क्या कह रहे हैं हम इसको, माइक्रोस्पोर, क्योंकि ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, उनसे ये बन रहे हैं, इसलिए इनको माइक्रोस्पोर कहा गया है। ये जो माइक्रोस्पोर है, अभी मैंने कहा आपको कि इसमें क्रोमोसोम साफ हो जाएंगे, ये 2n है तो ये n हो जाएंगे, मतलब क्रोमोसोम का एक सेट इसके अंदर मौजूद होगा। अब ये चारों भी इसके आगे, इसमें एक बार याद रखिए, जब ये इसका डेवलपमेंट होगा तो एक ही बार सिर्फ मियोसिस खली तकसीम होगी, उसके बाद जो खली तकसीम होगी वो मसावी होगी, माइटोसिस होगी। अब ये हर एक खलिए में, यानी जो 4 माइक्रोस्कोप बने इसमें, अपन इसको लेते हैं, ये हर एक में जो है, तो पहले एक पहली माइटोसिस, फर्स्ट माइटोसिस खली तकसीम होगी। अभी मैंने आपको बताया जब माइटोसिस होगी तो 1 से 2 खलियात बनेंगी, तो यहाँ इसमें ये जो खलिया है इसमें 2 खलियात बनेंगे, और ये 2 खलियात जो है इस तरह से बनेंगे, एक ये होगा एक ये होगा। इनमें ये जो सेल है ये ऊपर की जानिब, और ये दूसरे वाला, ये 2 अलग अलग नाम है, इसको वेजिटेटिव सेल नबाती खलिया कहा गया है, इसको रिप्रोडक्टिव या जनरेटिव सेल, इसको वेजिटेटिव सेल नबाती खलिया कहा गया। ओके, बहुत सारे नबातात में याद रखिए, जब ये नर जवाजे के बनने का अमल होगा उस दौरान ये जो पोलन ग्रेन जो जीरे है, ये जीरे की ये 2 खलिए वाली साख, इस 2 खलिए वाली साख जब तैयार होती है उस दौरान इसमें जेरी का अमल होता है। इसको याद रखना है कि जब जेरी का अमल होता है तो ज़्यादातर पौधों में उसमें खलियात की तादाद 2 होती है, उसमें से एक जनरेटिव सेल और दूसरा जो है तो वेजिटेटिव सेल। इसके बाद में फिर क्या होगा, इसके बाद में ये जो जनरेटिव सेल है इसके खलियों में आ जाएगा, आज़ाद रहेगा, और फिर दूसरी सेकंड माइटोसिस सेल डिवीजन होगी। जब सेकंड माइटोसिस सेल डिवीजन होगी, दूसरी मसावी खली तकसीम होगी, तो ये दूसरी मसावी खली तकसीम जो है, ये दूसरी मसावी खली तकसीम यहाँ पर होने से क्या होगा कि इसमें ये एक सेल ऑलरेडी, इसको अपने वेजिटेटिव सेल कहा था, और बाद में ये जनरेटिव सेल में ये मसावी खली तकसीम होगी, और इस तरह से ये 2 खलियात बनेंगे। ऑलरेडी यहाँ पहले एक सेल था, फिर एक से ये 2 बने, अब इसमें खली तकसीम हो गई तो यहाँ पर 3 खलियात बने। ये जो वेजिटेटिव सेल है इसको अपन नबाती खलिया कह रहे हैं। अब एक्चुअल में ये जो अमल होगा, ये अमल जब देरगी होगी, ये देरगी के बाद, क्योंकि जब 2 खलियात वाली साख वाला जीरा यहाँ पर मुंतकिल होगा, यहाँ मुंतकिल होने के बाद इसका जो एग्जाइन है, मैंने अभी कहा था आपको बैरोनिक ग्लाब, वो बैरोनिक ग्लाब इस कलगी पर मौजूद है। इसके बाद के लेक्चर में इसको और ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे, अभी थोड़ा मुख्तसर याद रखिए इसको। इसके ऊपर मौजूद जो ग़िज़ाई ज़रात है, खासतौर से फ्रुक्टोज इस पर मौजूद होता है, उसको जज्ब करेंगे, जज्ब करने से इसकी जसामत बढ़ेगी। ये जसामत बढ़ने के बाद ये मैंने कहा था आपको कि ये जो 2 ग्लाफ है इसमें से जो बैरोनिक ग्लाफ है एग्जाइन, इसके ऊपर कुछ जगह जो सुराग है उसको जर्म कोर, वहाँ पे उसको मैंने कोलन ग्रेन की साथ में वो लेबलिंग नहीं दिया था, उसको लिख लेना, इसको जर्म कोर कहा जाता है, जहाँ पे वो एग्जाइन नहीं है वहाँ पर। इस जर्म कोर से, यानी जहाँ ये बाहर वाला ग्राफ एग्जाइन टूटा हुआ है वहाँ पर, यहाँ से जो है, यहाँ से ये एंटाइन, ये एक ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर तैयार करता है, और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो तैयार कर रहा है
इस ट्यूब को कहा जाता है पोलन ट्यूब। क्या कहते हैं इसको? पोलन ट्यूब, क्योंकि ये जीरा तैयार कर रहा है इसलिए पोलन ट्यूब, जीरा नली कहा जाता है इसको उर्दू में। तो ये पोलन ट्यूब तैयार होगा क्योंकि हमने इससे पहले जब आपको स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ाया तो मैंने कहा था कि जो मादा पत्ती है, ये मादा पत्ती में ये यहाँ पर कली है, यहाँ पर ये इसकी मौसली है, यहाँ पर जीरेदान है। अब ये जीरेदान में यहाँ बैजे है, सॉरी बैजेदान है, ये बैजेदान में यहाँ बैजे है, जीरा यहाँ पर आकर मुंतकिल हुआ है। तो यहाँ ये जो नर दरवाजे तैयार होने वाले हैं, इनका 12 अवधि के दौरान ये बैजों से मिलाप होने के लिए कोई ना कोई जरिया चाहिए। तो ये पोलन ट्यूब एक उसका जरिया बनता है, ये तैयार होता है और यहाँ तक उसको ट्रांसफर करता है। तो इसीलिए ये पोलन ट्यूब यहाँ तैयार होगा। ये पोलन ट्यूब जो तैयार हो रहा है, मतलब यहाँ क्या हुआ कि पहले ये 2 खलियात बने, 2 खलियात बनने के बाद यहाँ पर इस तरह से ये पोलन ट्यूब बनेगा। तो कुछ पौधों में पोलन ट्यूब बनने से पहले ये 2 खलियात बन जाते हैं, कुछ पौधों में पोलन ट्यूब के अंदर ये 2 खलियात बनते हैं। अलग अलग पौधों में अलग अलग है। तो हमको याद रखना है कि ये 2 खलियात जो तैयार हुई है जनरेटिव सेल्स के, ये 2 खलियात, जैसे हम यहाँ इसको ड्रॉ करते हैं, ये जो 2 खलियात है, एक खलिया ऑलरेडी अपने पास है, ये वाला जो पहला था, तो ये खलिया यहाँ आ जाता है और इस खलिए को ट्यूब सेल कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? ट्यूब सेल। और ये जो 2 खलियात है, इन 2 खलियात को मेल गैमेट, क्या कहेंगे इसको? मेल गैमेट, यानी ये ट्यूब सेल हो गया और ये 2 हो गए मेल गैमेट, यानी नर जवाजे हम जिसे कह रहे हैं। तो यहाँ एक चीज याद रखिए, जब ये 2 खलियात बनेंगे तो 2 खलियात के बाद यहाँ एक पॉइंट नोट डाउन करना कि इस 2 खलियात की शक्ल में जो है, या 2 खलियात की साख वाला जीरा जेरगी का अमल करता है। जेरगी के बाद ये कलगी पर मुंतकिल होने के बाद ये ग़िज़ाई ज़रात को हासिल करता है, जिससे इसका एंजाइम ग़िज़ाई ज़रात को हासिल करता है, जिससे इसकी जसामत बढ़ती है और इस एंजाइम के जरिए एक ट्यूब तैयार किया जाता है, उसे हम पोलन ट्यूब कह रहे हैं। पोलन ट्यूब का तैयार होने के बाद फिर ये जनरेटिव सेल में ये सेकंड माइटोसिस के लिए तकसीम होगी, और जब सेकंड माइटोसिस के लिए तकसीम होगी तो इसमें जो है, जैसे फिर इसलिए इस डायग्राम को हम इस तरह से बनाते हैं, ये एंजाइम हो गया इसका और ये एंजाइम ऐसे पोलन को फॉर्म कर रहा है, ठीक है। और ये जो जनरेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल ऐसे 2 खलियात से यहाँ पर तकसीम होगा। मैंने अभी कहा आपको कुछ जगह इसको मेल गैमेट कहेंगे और इसको ट्यूब सेल कहेंगे। अब ये ट्यूब सेल यहाँ आ जाएगा पहले और बाद में नेक्स्ट डायग्राम में बनाते हैं इसको। यहाँ पर ये ट्यूब सेल हो गया, यहाँ पर ये 2 मेल गैमेट हो गए, नर जवाजे हो गए। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर मेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर कहलाता है, जिसमें ये 3 खलियात मौजूद है। इससे पहले के लेक्चर में, इससे पहले मैंने आपको ये बात बताया कि जीरे की साख और मेल गैमेट की साख, कभी कभी ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो याद रखना है आपको। इस पर 3 तरह के सवाल आपको पूछे जा सकते हैं, उसके जवाब आपको लिखना होंगे। पहला इसमें एक क्वेश्चन ये मुकम्मल आएगा, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, नर दरवाजे के बनने का अमल। तो आपको यहाँ से शुरू करना पड़ेगा कि जीरेदान में जो खलियात हैं उनको माइक्रोस्पोर मदर सेल हम कह रहे हैं। ये 2n होते हैं, इनमें मेयोसिस कली तकसीम, तकलीदी कली तकसीम होगी, 4 खलियात बनेंगे, इनको माइक्रोस्पोर कहते हैं, जो n नंबर होगा। फिर इन खलियात में एक मसावी कली तकसीम का अमल होगा, जिससे 2 खलियात तैयार हो गए। उनमें से एक को वेजिटेटिव सेल या बाद में अपन इसको नाम दिया ट्यूब सेल, ये कहा जाएगा। दूसरा जनरेटिव सेल या तौलीदी खलिया, उसको नबाती खलिया कहेंगे। फिर यहाँ पर इस हालत में इसका जेरगी का अमल होगा, ये कलगी पर मुंतकिल होगा, वहाँ ग़िज़ाई ज़रात को हासिल करेगा, इसकी जसामत बढ़ेगी और जीरे का अंदरूनी गिलाफ इंटाइन जिसे हम कह रहे हैं, यानी ये वाला, ये इंटाइन जो है एक ट्यूब के जैसी शक्ल को इख्तियार करेगा, तैयार करेगा, और इसे पोलन ट्यूब हम कहेंगे। ये जब पोलन ट्यूब तैयार होगा तो यहाँ तक एक चीज़ याद रखिए, इस तक यानी यहाँ तक का जो अमल है, इसको जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन, जीरे के उपजने का अमल, कभी कभी यहाँ तक ही पूछा जाता है कि जीरे के उपजने का अमल को बयान कीजिए, तो यहाँ तक लिख लीजिए, काफ़ी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेज, जब ये जीरा नली तैयार हो जाएगी, इसको अपने पोलन ट्यूब कहें, फिर ये जनरेटिव सेल में जब ये कली तकसीम होगी 2 मेल गैमेटोफाइट और ये पूरा मुकम्मल स्ट्रक्चर जिसमें एक ट्यूब सेल हो, 2 मेल गैमेट हो, इससे हम मेल गैमेट या मेल गैमेटोफाइट कह रहे हैं, यानी जवाब ऐसे कह रहे हैं। तो मैंने अभी आपको इससे पहले कहा था कि जीरे वाला जो स्ट्रक्चर है, वो जीरे वाला स्ट्रक्चर खास तौर से ये मेल गैमेटोफाइट से अलग है। जीरे वाला स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया था उतना बनाया था काफ़ी है,
ये सबसे बेस्ट है कि ये वाला स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं, क्योंकि इस शाख के मतलब ये दो कली वाली शाख है, इस शाख से जो जुड़ी हुई चीज़ है, इसमें जो दो कलियात है, एक को अपने जनरेटिव सेल कहते हैं, इसको ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल कहते हैं, इसको पर हिफाजती ग्लाफ बना देना, एक को एग्जाइन कहना, एक को एंटाइन कहना, ये एग्जाइन है, एक एंटाइन, और ये एंटाइन हो गया। और कुछ जगह इसको जब हम ब्रेक बताएंगे ऐसे इस तरह से, ये जो है ये मैंने कहा था आपको, लेकिन उसको वहाँ पर भूल गए, उसको जर्म कोवर्स कहा जाता है। तो बहुत बार यहाँ कंफ्यूजन ये होता है कि एक कलिए वाली, अगर ये डायग्राम बनाते हैं जिसमें दो खलियात हो तो सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि जीरे खास तौर से इस शक्ल में या दो कलिए की हालत में जेगी करते हैं, और इसी हालत में वो जीरेदान से बाहर आते हैं, तो तब वो जीरे कहलाएंगे। तो सिंपल सी चीज़ है ये डायग्राम, इसके पहले वाली डायग्राम मतलब ये जो हमने बनाए थे, अगर वो भी बनाते तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन ये अगर बनाते तो बहुत बेस्ट होगा। इस तरह से जीरे के साथ जीरेदान की आरजी तराश और नर दरवाजे के बनने का अमल, ये नर दरवाजे के बनने का अमल जो है इसको अच्छे से याद रखिए, क्योंकि इसके बाद एक जो सवाल आएगा नेक्स्ट लेक्चर में, यानी फीमेल गैमेटोफाइट से खाते से रिलेटेड, डेवलपमेंट ऑफ यहाँ मेल की जगह फीमेल गैमेटोफाइट होगा, नर जवाजे की जगह मादा जवाजे होंगे, तो वहाँ ये पूरी स्टेप्स तकरीबन एक जैसी होगी, थोड़ा सा उसमें फर्क है, थोड़े से चेंजेस है, वो चेंजेस हमको याद रखना होंगे। और ये अगर याद हो जाए तो दोनों को फिर एक बार लास्ट में दोनों को कंपेयर करके आप याद रख सकते हैं, दोनों को एक साथ याद रख सकते हैं, और जो पूछा जाए उसके सवाल के जवाब दे सकते हैं। तो इस तरह से ये 3 सवाल आज कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला मिलते हैं, उसमें मादा कोट यानी गायनोसियम, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन में खासतौर से डेवलपमेंट ऑफ या फिर मेल की जगह फीमेल गैमेटोफाइट और बैजे की साख, ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसमें, तो 2 क्वेश्चन अपन लेने की कोशिश करेंगे। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है मेरे पर्सनल नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। रही बात नोट्स की, तो मैंने आपको कहा कि आपके जो सीनियर्स है उनसे नोट्स को कलेक्ट कीजिए, अगर आपको कोई फिर भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइए, इंशाल्लाह उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।